वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अफ्रीका की हमारी इस सीरीज़ में आज हम ईस्ट अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। आज आप बहुत सी चीज़ों को समझेंगे जिसे हम इंडिया से भी रिलेट करके देखेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे पढ़ेंगे जो ज्योग्राफी में यूनिवर्सली हर जगह ही अप्लाई होते हैं, वो यहाँ भी अप्लाई होंगे। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड होंगे, कुछ कोरिलेशंस अंडरस्टैंड होंगे, कुछ हम इस रीजन के बारे में वो जानेंगे जो हमारे लिए ग्लोबल पर्सपेक्टिव को समझने के लिए ज़रूरी है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अब तक रीजनल ज्योग्राफी को अप्रोच करते आए हैं। ईस्ट अफ्रीका के अंदर कौन से रीजन आते हैं, पहले वो देख लीजिए, कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें कवर होती हैं। देखिए, ईस्ट अफ्रीका के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसके साउदर्न एरिया में तंजानिया आता है। ये देखिए तंजानिया, तंजानिया को कोस्ट लगता है यहाँ पर, और ये जिसका कोस्ट लग रहा है ये अरेबियन सी है। तो तंजानिया एक कोस्टल कंट्री है। इससे ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए युगांडा आता है, और युगांडा आप देख सकते हैं कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसे कोस्ट नहीं लग रहा। तंजानिया से इस तरफ ऊपर जाइए तो कीनिया आता है, और कीनिया को भी कोस्ट टच होता है। आप ऊपर की ओर गए तो आप यहाँ पर इथियोपिया देखते हैं। इथियोपिया, ये सोमालिया है, इस द सोमालिया। जब एरिट्रिया ने खुद को इथियोपिया से अलग कर लिया तो इथियोपिया भी फिर एक लैंडलॉक्ड कंट्री हो गया। तो इथियोपिया के ऊपर आपको यहाँ दो छोटी कंट्रीज नज़र आती होंगी, एक जिबूती, यहाँ पर देखिए छोटी सी, जिसकी कैपिटल भी जिबूती है, और एक यहाँ पर एरिट्रिया जिसकी कैपिटल अस्मारा है। ये रहा सोमालिया जो कि प्रॉपर कोस्टल है, कैपिटल है मोगादिशु। तो एरिट्रिया कैपिटल अस्मारा, जिबूती कैपिटल जिबूती, सोमालिया रिपब्लिक कैपिटल मोगादिशु, इथियोपिया कैपिटल अदीस अबाबा, कीनिया कैपिटल नैरोबी, तंजानिया जिसकी की कैपिटल 1996 के अराउंड हो गई दोदोमा, और उसके पहले इसकी कैपिटल कुछ और थी, वो हम आपको बता देंगे। युगांडा जिसकी कैपिटल है कंपाला। तो इन कंट्रीज़ को हम ईस्ट अफ्रीका के अंदर कवर करते हैं, और इसमें से ये जो रीजन है, ये दिस रीजन, इसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ओके, अब आप ये देख पा रहे होंगे कि यहीं से ये सोमालिया है, ये कीनिया है, ये युगांडा है, यहाँ से इक्वेटर होके गुजर रही है। तो इस रीजन से इक्वेटर गुजरती है। क्लियर? तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि यहाँ पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होने चाहिए, ऐसा हमारे मन में विचार आता है। लेकिन परिस्थितियाँ इससे अलग होंगी, उसका कारण हम समझेंगे क्यों होंगी। अब आप इसको फिजिकल मैप पर देखिए। आप इस रीजन की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, जहाँ पर आपको फिजिकली दो चीज़ें नज़र आई हैं। जो पहली चीज़ नज़र आई वो वेस्ट रिफ्ट वैली नज़र आई, और दूसरी आपको नज़र आई है ईस्ट रिफ्ट वैली। तो ये रिफ्ट वैली यहाँ का मेजर फिजिकल फीचर है, जिससे एसोसिएटेड हैं लेक्स, जिससे एसोसिएटेड हैं हाईलैंड्स, एसोसिएटेड हैं वैलीज़ और माउंटेन्स। ये सब इस रिफ्ट वैली से एसोसिएटेड हैं। सो इट इज़ अ मेजर फिजिकल रीजन ऑफ दिस रीजन। ओके, अब हम आपको एक दूसरे मैप से इसे दिखाते हैं, ध्यान से अंडरस्टैंड करें। देखिए, हम इस रीजन की बात कर रहे हैं जो ग्रीन कलर में शेडेड है। ये सारा तंजानिया है, ये सारा युगांडा है, ये सारा कीनिया, ये सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और एरिट्रिया। क्लियर हो गया? और इसमें क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है सोमालिया, कीनिया, युगांडा, यहाँ से होकर के इक्वेटर गुजर रही है।
ओके। और इक्वेटर के बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा ऊपर की ओर है ये माउंट कीनिया। ओके, ये फीचर्स हम आपको दिखाएंगे। तो ये तो हमने बाउंड्री डीमार्केट कर ली कि ये ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन है। अब इसके बारे में कुछ खास चीज़ें हैं जो हमें समझनी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि ये रीजन किन चीज़ों से परिभाषित होता है फिज़िकली अगर हम कहें तो देखिए, जब आप नीचे तंजानिया से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या मिलता है आपको। देखिए यहाँ पर आपको मिलते हैं सवन्ना के ग्रासलैंड, जिनकी निशानी क्या होती है सवन्ना के ग्रासलैंड में। कहीं कहीं पर आपको पैचेस ऑफ फॉरेस्ट मिलेंगे, जो पैचेस में होंगे ऐसे कोई कंटिन्यूटी में नहीं होंगे। ओपन ग्रासलैंड मिलेगा काफ़ी बड़ा, और स्पोरेडिक मैनर में ट्रीज़ मिलेंगे, छितरे हुए, बिखरे हुए, यहाँ वहाँ। ये निशानियाँ हैं इस इलाके के सवन्ना की। सवन्ना किसे हम कहते हैं? सवन्ना गर्म इलाकों के घास के मैदान होते हैं। सो आप इन्हें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी कह सकते हैं। क्लियर है इतनी कहानी? तो ये यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तंजानिया, कीनिया, इनके जो सवन्ना ग्रासलैंड्स हैं वो दुनिया भर में फेमस हैं। दे आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव सवन्ना ग्रासलैंड्स। किन के लिए? फॉर द गेम एनिमल्स। वो जो आप अफ्रीका में लोगों को देखते हैं कि वो लायन के साथ खड़े हैं किसी पेड़ के नीचे, या वो जो आप डिस्कवरी चैनल पे देखते हो कि 20-20, 30-30 लाख वाइल्ड बीस्ट और एंटेलोप्स एक जगह से दूसरी जगह झुंड में जा रहे हैं, ये पिक्चर्स, ये वीडियोस बड़े कॉमन हैं। वो तंजानिया और कीनिया के इन्हीं ग्रासलैंड्स की पिक्चर्स और वीडियोस होते हैं। ओके। और अगर मैं पर्टिकुलरली उस जगह के नाम की बात करूं तो वो है सेरेंगेटी प्लेन्स, सेरेंगेटी नेशनल पार्क, सेरेंगेटी कंजर्व्ड एरिया। ओके, हम उसे इस नाम से जानते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये रीजन, इक्वेटर के सराउंडिंग रीजन की बात हो रही है और फिर भी यहाँ पर सवन्ना ग्रासलैंड्स हैं। ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पर क्यों हो रही हैं? ये क्यों है? ये सवाल है। अब हम उसे समझने के लिए कुछ चीज़ों को समझते हैं। आइए पहले उसे समझें। देखिए, जब हम इस ईस्ट अफ्रीका को देखते हैं तो इस ईस्ट अफ्रीका के भी ईस्ट में रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली इस बात का प्रमाण है कि जो अफ्रीकन प्लेट है वो टूट रही है और टूट करके दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। वो दो प्लेट्स में बट रही है, एक नूबियन प्लेट, एक सोमालियन प्लेट। तो नूबियन और सोमालियन, इन दो प्लेट्स में अफ्रीकन प्लेट टूट रही है, जिसकी वजह से एक रिफ्ट क्रिएट हो रही है, एंड दैट इज़ द रिफ्ट वैली। ओके, अब मैं आपको उसकी एक इमेज दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये इमेज हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी, इस लेक्चर में भी देखिए। देखिए, ये तो है अरेबियन प्लेट, दिस वन इज़ द अरेबियन प्लेट। ओके, अब अफ्रीकन प्लेट का एरो इस तरफ है तो इस तरफ जा रही है, और एक एरो इस तरफ है, तो यानी कि टीयर अपार्ट, दो विपरीत दिशाओं में ये बढ़ रही है। और उसकी वजह से आपके सामने फर्स्ट ब्रांच एंड द सेकंड ब्रांच ऑफ रिफ्ट क्रिएट हो जाती है। ये फर्स्ट ब्रांच क्योंकि इसके रिलेटिवली ईस्ट में है तो ये ईस्टर्न रिफ्ट वैली ब्रांच है।
और ये सेकंड ब्रांच जो है ये इसके कंपैरेटिवली वेस्ट में है, तो ये वेस्टर्न रिफ्ट वैली ब्रांच है। ईस्टर्न रिफ्ट वैली एंड द वेस्टर्न रिफ्ट वैली ब्रांचेस। क्लियर है कहानी? ये जो ईस्टर्न रिफ्ट वैली ब्रांच है मोज़ाम्बिक से शुरू होकर के ऊपर नीचे से ऊपर तक ये इस अरेबियन सी जहाँ पर रेड सी से मिलेगा वहाँ तक जाती है। हालांकि ये अदरवाइज़ तो क्रॉस करके लेबनान तक चली जाती है। इतनी बात क्लियर हुई? अब इसके अकेले से ही बहुत कुछ होता है। रिफ्ट वैली के होने से क्या क्रिएट होता है? देखिए, जो वेस्टर्न रिफ्ट वैली है उसके जो वेस्टर्न मार्जिन्स हैं, वेस्टर्न रिफ्ट वैली के वेस्टर्न मार्जिन्स, दिस इज द रिफ्ट, दिस इज द रिफ्ट, तो दिस वन इज द वेस्टर्न मार्जिन। तो वेस्टर्न रिफ्ट वैली का जो वेस्टर्न मार्जिन है वहाँ पर तो आपको मिलते हैं हाईलैंड्स और माउंटेन्स, हाईलैंड्स, माउंटेन्स। लेकिन जो ईस्टर्न रिफ्ट वैली है वो रिफ्ट वैली एक शैलो ब्रॉड रिफ्ट वैली की तरह है, जिससे कि वो एक ब्रॉड वैली या बेसिन लाइक अपीयरेंस देती है। ब्रॉड वैली या बेसिन लाइक अपीयरेंस देती है। लेकिन वेस्टर्न रिफ्ट वैली डीप है, नैरो है, गहरी है, संकरी है, और उसके जो वेस्टर्न मार्जिन्स हैं वो हाईलैंड्स हैं, माउंटेन्स हैं, तभी फिर वो गहरी और संकरी लगती है ना। ओके। लेकिन ईस्टर्न ब्रॉड है, शैलो है, और वो बेसिन टाइप लगती है, बड़ी वैलीज़ की तरह लगती है। ये एक तो दोनों ब्रांचेस में ये अंतर है ये सारा रिफ्ट वैली कॉम्प्लेक्स। ओके। जो वेस्टर्न रिफ्ट वैली है वो एसोसिएटेड है बहुत सारी लेक्स से। देयर आर मैनी लेक्स, और हमने उन लेक्स का जिक्र किया भी था, मैं आज दोबारा कर देता हूँ, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक तंगनेका, है ना। तो ये लेक तंगनेका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी तंजानिया का जो ये मेनलैंड है इसका नाम तंगनेका होता था, और इसका एक हिस्सा जो समुद्र में है बिल्कुल इसके साथ लगता हुआ, जिसे हम जंजीबार कहते हैं, जंजीबार, वो कोस्टल लैंड कहलाता था द जंजीबार, द आइलैंड, और ये कहलाता था द मेनलैंड तंगनिका। फिर तंगनिका और जंजीबार इकट्ठे हुए तो तंगनिका तन, जंजीबार का जन, तो तंजानिया हो गया। तो नाम क्या हो गया? तंजानिया। इतनी बात क्लियर है? तो ये लेक तंगनिका, लेक एडवर्ड, लेक एल्बर्ट, ये वेस्टर्न रिफ्ट वैली से एसोसिएटेड हैं। लेक विक्टोरिया ईस्टर्न और वेस्टर्न के बीच में आती हैं। ईस्टर्न रिफ्ट वैली की ब्रांच की अगर आप बात करेंगे तो उसमें ये लेक तुर्काना आती है। तो वेस्ट के कंपैरेटिवली हमने देखा कि ईस्टर्न रिफ्ट वैली में लेक्स गायब हैं, नहीं है। अगर जो कोई लेक्स हैं भी वो साइज़ में छोटी हैं और शैलो हैं, और उनके कोई आउटलेट्स नहीं हैं। लेकिन वेस्टर्न रिफ्ट वैली की जो लेक्स हैं उनके प्रॉपर आउटलेट्स हैं, बहुतों में से नदियाँ भी निकलती हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न रिफ्ट वैली के बीच में आने वाली लेक विक्टोरिया से एक आउटलेट निकलता है, एंड दैट इज़ द वाइट नाइल, नील नदी, द वाइट नाइल। ओके। ये लेक विक्टोरिया से निकलती है, लेक क्योगा से होते हुए ये ऊपर की ओर पहुंचती है, मतलब कई लेक्स से होते हुए ये आगे बढ़ती है, और सूडान जो एक मुल्क है उसकी जो राजधानी है खार्तूम, वहाँ पर ये अपनी दूसरी ब्रांच से मिलती है। वो ब्रांच है द ब्लू नाइल, और वो ब्लू नाइल निकलती है लेक ताना से, और लेक ताना इथोपिया में इथोपियन हाईलैंड्स पर है, तो वो वहाँ से निकलती हैं। तो
इधर से ब्लू नाइल आती है, नीचे से वाइट नाइल आती है। ये दोनों एक मुल्क सूडान, उसकी राजधानी खार्तूम में आपस में मिलती हैं और नील नदी बन के आगे बढ़ती हैं, द नाइल। ओके, और वो यहाँ पर हम जब एक मैप देखेंगे उसमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए गुड। हो सकता है कि कहीं पर ये चीज़, हाँ हमने दिखाई है, मैप में है, यहाँ पर देखिए। देखिए लेक विक्टोरिया से निकली और ये ऊपर की ओर जा रही है, ये खार्तूम आ गया। और ये देखिए लेक ताना से निकली ब्लू नाइल, ये खार्तूम में जाके मिल गई। दोनों यहाँ पर आपस में कन्वर्ज होकर के एक सिंगल नाइल नदी के रूप में आगे बढ़ती हैं। इतनी बात समझ में आई? देखिए जो लेक्स हैं, इन लेक्स में से लेक विक्टोरिया वर्ल्ड की सरफेस एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट लेक है। सरफेस एरिया वाइज लार्जेस्ट लेक है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच आने वाली लेक सुपीरियर। तो लेक सुपीरियर इज़ द लार्जेस्ट लेक बाय सरफेस एरिया इन द वर्ल्ड। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं? ओके, वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट लेक कौन सी है? लेक बैकाल, एंड इट इज़ इन रशिया। क्लियर? लेक विक्टोरिया जैसे लेक सुपीरियर दो मुल्कों के बीच में बटती है, बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। लेक विक्टोरिया 3 मुल्कों के बीच बटती है, 3 मुल्क इसको शेयर करते हैं। वो भी क्लियर है बिल्कुल बुक के अंदर, हम देख लेते हैं। देखिए तंजानिया है ना, तो देखिए लेक विक्टोरिया का एक हिस्सा तंजानिया में फॉल कर रहा है, यानी कि लेक विक्टोरिया तंजानिया के नॉर्थ में है। दूसरी तरफ आप देखिए ये युगांडा है, तो लेक विक्टोरिया का एक हिस्सा युगांडा में भी है, यानी कि युगांडा के दक्षिणी हिस्से में लेक विक्टोरिया है, या लेक विक्टोरिया का जो नॉर्दर्न रीजन है वो युगांडा में है। और देखिए ये कीनिया है और ये लेक विक्टोरिया है जिसका ईस्टर्न हिस्सा कीनिया से जुड़ा है, या कीनिया का साउथ वेस्ट जो है वहाँ पर लेक विक्टोरिया है। तो कीनिया, युगांडा एंड तंजानिया, इन 3 मुल्कों के बीच ये लेक विक्टोरिया अपना जल साझा करती है। क्लियर हो गई कहानी? ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रीजन। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रीजन? देखिए यहाँ पर एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि तंजानिया के ही उत्तरी इलाकों में एक मैदान दिखाया गया है जिसे कहते हैं सेरेंगेटी, और ये मैदान काफ़ी क्लोज है इन लेक के। तो रिफ्ट वैली एक बड़ा फिजिकल फीचर क्यों माना जाता है ईस्ट का? क्योंकि ये बहुत सारी लेक्स के जन्म का कारण मानी जाती है, बहुत सारे माउंटेन्स के जन्म का कारण मानी जाती है। और ये लेक्स, ये माउंटेन कारण माने जाते हैं वहाँ की वेजिटेशन के जन्म का, और उस वेजिटेशन के कारण बड़े पैमाने पर है वहाँ पर बर्ड्स एंड द अदर वाइल्ड लाइफ। और यही है यहाँ के रीजन की आर्थिक खुशहाली का एक कारण, या यूँ कह लीजिए कि दुनिया भर के लिए एक वाइल्ड लाइफ वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का इलाका। ओके, तो ऐसे में कैसे ये माउंटेन्स, कैसे ये लेक इस फ्लोरा और फौना को जन्म देने में सहायक हैं, हमें वो समझना है। इसके लिए 2 माउंटेन्स को पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। आप देख पा रहे होंगे कि कीनिया और तंजानिया के ये जो बॉर्डर पे तंजानिया वाली साइड पर एक माउंटेन है, माउंट किलिमंजारो। 19,340 फीट इसकी ऊंचाई है, यानी कि ये पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे टॉलेस्ट, या आप कहिए सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। ऑलमोस्ट 19,340 फीट का ये पर्वत।
जिसकी पीक, जिसकी चोटी परमानेंटली स्नो कैप्ड रहती है, स्नो कवर्ड रहती है परमानेंटली। तो आप देख सकते हैं कि हम ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं, इक्वेटर से जस्ट कुछ नीचे, और वहाँ पर माउंटेन पीक्स हैं जो परमानेंटली स्नो कैप्ड हैं। अब इसी के ऊपर बिल्कुल इक्वेटर के जस्ट नॉर्थ केन्या में माउंट केन्या है, और इस माउंट केन्या से ही केन्या को उसका नेम मिलता है। पहले नाम मुल्क का नहीं, पहले नाम पर्वत का पड़ा, और उस पर्वत के नाम से ही इस मुल्क को उसका नाम मिलता है। और उसकी ऊंचाई है 17,058 फीट, और ये भी स्नो कैप्ड रहता है। ओके, तो ये दो माउंटेन जो कि इस रीजन के, ईस्ट अफ्रीका रीजन के ईस्टर्न हिस्से में फॉल करते हैं, ये काफ़ी टॉल हैं। ये स्नो कवर्ड होने की वजह से जब बर्फ़ पिघलती है उसके कारण नदियों का कारण बनते हैं, तो ये फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं सराउंडिंग रीजन को, ये इनका एक महत्व है। लेकिन ये इस क्षेत्र के क्लाइमेट में उतनी भूमिका नहीं निभाते जितना दूसरे पर्वत निभाते हैं। और वो कौन से पर्वत हैं? जो इस रीजन के वेस्ट में रिफ्ट वैली का जो वेस्टर्न मार्जिन के हाईलैंड्स हैं, यानी कि अगर आप देखें तो ये जो नॉन कलर्ड रीजन है ये कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ईस्टर्न एरिया में आते हैं द हाईलैंड्स। इट इज़ द हाईलैंड एरिया। ओके, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि दिस हाईलैंड एरिया इज़ फेमस फॉर सम टॉल माउंटेन्स, जैसे रुवेनजोरी माउंटेन, हमने पढ़ा था ना इसके बारे में, विरुंगाला माउंटेन, रुवेनजोरी माउंटेन। अब ये माउंटेन्स, ये हाईलैंड्स जो अपने आप में ऑलमोस्ट 15,000 फीट की ऊंचाई रखते हैं, ये क्लाइमेट में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्ट के एरिया में आ रहे इनसे भी ऊंचे पर्वतों से। यानी कि ईस्ट अफ्रीका के रिफ्ट वैली रीजन के जो वेस्टर्न रिफ्ट वैली ब्रांच के वेस्टर्न साइड में जो हाईलैंड्स हैं, यानी कि जो कॉन्गो के ईस्ट में जो हाईलैंड्स हैं, वो हाईलैंड्स का पार्ट हैं कुछ माउंटेन्स। उन माउंटेन्स की, इन हाईलैंड्स की ऊंचाई लगभग 15,000 फीट है, जो कि ईस्टर्न इलाके में आने वाले किलिमंजारो और माउंट कीनिया से कम है, लेकिन फिर भी उनके मुकाबले क्लाइमेट में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वो समझना है हमें, दिस हाईलैंड्स ये कैसे भूमिका निभा रहे हैं। इस डॉटेड लाइन को अच्छे से समझ लीजिए, ये हाईलैंड रीजन को। और हमने अभी ये कहा है कि ये हाईलैंड है, और इसके इधर ये रीजन इज़ नोन फॉर द गेम एनिमल्स, फॉर द सवन्ना ग्रासलैंड्स, and it is the most important tourist attraction और the national park area, wildlife conservation areas, UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये सब टैग हैं इस इलाके के पास। ये इलाके के जन्म में इन हाईलैंड्स का रोल है, उसको समझना है। अब पहले समझ लीजिए कि ये जो इक्वेटर है यहाँ पर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेटर। ओके, क्लियर हुई कहानी? अब समझिए ऑथर ने यहाँ पर एक लाइन में कहानी ख़त्म कर दी। वो कहना क्या चाहते हैं, ऑथर बताना क्या चाहते हैं? ऑथर ये बताते हैं कि इन हाईलैंड्स के कारण, ये जो हाईलैंड्स आ जाते हैं रास्ते में, ये जो पर्वत आ जाते हैं, इन पर्वतों के कारण जो इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज हैं, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज जो कि मॉइस्चर लेडन होती हैं, जिन पर जिम्मेदारी है वर्षा कराने की, वो इन हाईलैंड्स को क्रॉस करके आगे नहीं जा पाती। तो इसके कारण से ये रीजन जो है ये रेन शैडो इफेक्ट से जूझता है।
ये रेन शैडो इफेक्ट से जूझता है। और ये रीजन जो है ये क्योंकि विंडवर्ड साइड है तो यहाँ पर रेनफॉल अच्छा होता है, और ये हो जाती है लीवर्ड साइड, द रेन शैडो इफेक्ट, और इसकी वजह से यहाँ पर होते हैं द ग्रासलैंड्स। ये किन इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज की बात कर रहा है समझना जरूरी है। चलिए आपको इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट समझाते हैं, लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगा। ठीक हो बेटा? एंजॉइंग? ओके। सर्दियों में क्या है कि एक पिन ड्रॉप साइलेंस सा हो जाता है, तो कई बारी बंदा ध्यान अवस्था में चला जाता है। विचारों के तहत हुआ तो ध्यान होता है, कंफर्ट के तहत हुआ तो नींद भी कहते हैं उसे। ओके। तो कई बारी क्या है कि मन ऐसे लौ लग जाती है, आंखें अपने आप ही अंदर ध्यान हो जाती हैं। विचारों की लौ जगा के इसे दोबारा खोलना है। आई बात समझ में? देखिए, विचारों की लौ जग रही है तो नेत्रों को खोलने की शायद आवश्यकता भी ना हो, लेकिन जब तक विचारों की लौ नहीं जग रही है नेत्रों को खोलें, क्योंकि इन्हें ज्ञान इंद्रियों की उपाधि मिली हुई है। नेत्र ज्ञान इंद्रिय होते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों के वाया जो ज्ञान आप लेते हैं इस ब्रह्मांड का, उन्हीं से फिर 5 कर्म इंद्रियां अपना कर्म करती हैं, और 10 इंद्रियों का ही खेल है मानव शरीर। तो आँखों की ज्ञान इंद्री खुली रखें, है कि नहीं? चले आओ फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ तो ज्योग्राफी रहे हैं, बीच बीच में लगता है पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। देखो ये पृथ्वी है, मैंने गलत बना दी, आप सही बना लेना। ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है। मोस्टली क्या होता है, परमानेंट विंड फ्लो करती हैं जिनको हम इस डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये इक्वेटर है, तो आप देख सकते हैं ये साउथ से इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो डायरेक्शन इसकी साउथ ईस्ट है। ये यहाँ से इक्वेटर की ओर आ रही है, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। तो इन्हें साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं, इन्हें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो हिंदी में कहते हैं व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। अब ज़रा ग्लोबल लेवल पर देखें अगर आप बहुत बड़ा करके, तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में से अगर नॉर्थ और साउथ डिलीट भी कर दें तो चलेगा। ईस्ट से वेस्ट की ओर आने वाली हवाएं ऐसा ईस्टर्ली, ईस्टर्ली भी कह सकते हो। कौन सी ईस्टर्ली? इक्वेटोरियल, ऐसा कह सकते हैं अपन। ओके। अब क्या होता है, ये यहाँ पर मिलती हैं, ये जो इक्वेटर है ना, ये यहाँ पर सपोज करिए मिल गई आपस में, तो ये वाली आगे आई इस तरह से, ये वाली आगे गई इस तरह से, ये आगे आई, ये भी आगे आई, ये आगे बढ़ी, ये भी आगे बढ़ी, यहाँ पर मिल गई। तो यहाँ पर ये जो इलाका है, यहाँ पर ये विंड्स आपस में मिल रही हैं, तो ये कन्वर्जेंस हो गया। दिस इज़ द कन्वर्जेंस एरिया। तो हम इन्हें कन्वर्जेंस जोन कह सकते हैं, कन्वर्जेंस जोन, है ना। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसके बीच में ये कन्वर्जेंस हो रहा है, तो हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस कह सकते हैं ना। ट्रॉपिक के बाहर तो नहीं हो रहा ना ये, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन गया एक। कहाँ बन रहा है? जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आपस में टकरा रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, वो वाला इलाका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ कहलाता है। अब यहाँ पे इन दोनों में टकराव होगा तो मन में कईयों ख्याल आ रहा क्या होगा, जैसे महाभारत में 2 तीर टकराते थे, या तो दोनों गिर जाते थे या एक धीरे धीरे ख़त्म हो जाता था, दूसरा रह जाता था। इनका क्या होगा, ऐसा मन में आ रहा होगा। इनका कुछ और ही होगा, इनका ये होगा। पहले तो वो हो गया, अब इनको करा लेते हैं। ऐसे देखो, आओ देखो क्या हो रहा है। ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, सही है, जस्टिफाइड है, सेटिस्फाइड हो आप लोग। ये देखो,
ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। इसको ऐसे ही करूँगा ना मैं। अब आई और टकराई, तो टकरा के क्या करेंगी, ऊपर चली जाएंगी, चली गई, यहाँ जाके आपस में बिखरेंगी, क्योंकि ऊंचाई का रास्ता कब तक पूरा करेंगी, जितनी इनमें ऊर्जा है ऊपर की ओर ग्रेविटी के अगेंस्ट ये कितनी देर जा सकती हैं बताओ मुझे। जितनी देर इनमें क्षमता है, ऊर्जा है, एनर्जी है, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकती। फिर उसके बाद अब ये ऊपर का कोर्स नहीं तय कर पाएंगी, पर ऐसा थोड़ी ना कि एकदम से मृत्यु हो जाएगी कि चल वापस ची। उसके बाद ये ग्रेविटी से लड़के और ऊपर नहीं जा रही, पर इतनी ताकत है कि ग्रेविटी के पैरेलल बनी रहेंगी। लेकिन अब कह रही हैं दम टूट गया भाई, अब कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, अब नीचे ग्रेविटी की ओर गिर जाएंगी। बस जैसे ही नीचे ग्रेविटी की ओर गिरी, ज़मीन से टकराई, फिर दो टुकड़े बन गए। एक टुकड़ा दक्षिण की तरफ चला गया होगा, एक टुकड़ा वापस ट्रॉपिक की तरफ आ रहा है। ट्रॉपिक की तरफ आई, फिर से ऊपर उठी, तो इस तरह से मूवमेंट बन जाती है। ओके, आपके मन में आ रहा होगा ट्रॉपिक पे आके ऊपर क्यों उठ जाती है, बहुत ऊर्जा मिल जाती है इनको कवलजीत। ऊर्जा से सब होता है। ऊर्जा का संतुलन बनाने के लिए पृथ्वी बहुत कुछ करती है। ऊर्जा ही जीवन का आधार है, जीवन को चलाने के लिए भी ऊर्जा ही है, और ऊर्जा ही मृत्यु का कारण भी बनती है। पृथ्वी अपने जल की गति से, पवन की गति से, तमाम वनस्पतियों के माध्यम से और जीव जंतुओं के माध्यम से इस ऊर्जा ही को संतुलित करती रहती है। ब्रह्मांड भी इसी ऊर्जा को संतुलित करता है। तो ये जो रीजन होता है इक्वेटर का, इस पर ऑलमोस्ट सन जो है इस रीजन के इर्द गिर्द सारा साल वर्टिकल रेज फॉल कराता है, क्योंकि 2 बार सन यहाँ से होके गुजरता है। एक बार जब 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिस के समय में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे था, तो तब ऊपर गया, तो तब ऊपर जाते हुए ये 21 से 23 मार्च के बीच में समर इक्विनॉक्स के समय में, ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स के समय में ये यहाँ पर होगा इक्वेटर पे। और इक्विनॉक्स माने कि द इक्वल नाइट्स, बराबर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रातें। और उसके बाद सन ऊपर चला जाएगा, समर सॉलिस्टिस आ जाएगा 21 जून को, तब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल होगा। लेकिन फिर वो वापस आएगा और लगभग 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स होगा, फिर वो इक्वेटर पे ही होगा। तो 2 बार इक्विनॉक्स के समय में सन इक्वेटर पे वर्टिकल आता है। और जब वो कैप्रिकॉर्न या कैंसर पे जाता भी है, तब भी ऑलमोस्ट सन की वर्टिकल चपेट में ही रहती है इक्वेटर का इलाका। तो इसकी वजह से गर्मियों का तापमान जो इक्वेटर का है लगभग 44 डिग्री सेल्सियस होता होगा, और सर्दियों का ऑलमोस्ट 34 डिग्री के अराउंड रहता होगा। तो इनमें ज़्यादा गैप तो नहीं आया, इनमें देखिए ज़्यादा गैप नहीं है। इसी तरह से अगर आप कैंसर या कैप्रिकॉर्न ले लें, तो यहाँ पर गर्मियों का तापमान तो 44 डिग्री के आसपास ही रहा होगा, लेकिन सर्दियों में तापमान 10 डिग्री तक भी आ जाता है। तो इनमें तो गैप काफ़ी आ गया गर्मी सर्दी से। इसलिए अगर आप सारे साल के हर महीने को लेके एवरेज मीन टेम्परेचर निकालेंगे, एनुअली एवरेज मीन टेम्परेचर जिसे कहते हैं एवरेज टेम्परेचर, तो वो यहाँ पर हाई आएगा इक्वेटर पर, ना कि कैंसर या कैप्रिकॉर्न पे। ओके, क्योंकि कैंसर पे गर्मियों में 44 डिग्री है, इक्वेटर पे भी 44 डिग्री है, पर उसके बाद वहाँ पर सर्दियों में फिर 10 डिग्री तक जाता है, लेकिन इसमें कोई खासी वेरिएशन आती नहीं। तो इसलिए जो एनुअल एवरेज टेम्परेचर